हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। क्योंकि ध्यान दीजिए, हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जब हम अपने कंप्यूटर पे जाते हैं काम करने ना, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि और हमको अपना कंप्यूटर तैयार करना है तो कितने कंपोनेंट्स लगते हैं। तो जिससे मैंने आपको बताया था कितने कंपोनेंट्स लगते हैं, 4। पहला क्या बताए थे? सीपीयू। पहला क्या बताए थे? सीपीयू। दूसरा बताया था क्या होता है? मॉनिटर। दूसरा क्या होता है? मॉनिटर। फिर अगला जो लगता है वो क्या होता है? माउस। और माउस के बाद से कीबोर्ड। माउस के पास क्या होता है? कीबोर्ड। यही बताए थे ना। यानी कि और ये कंप्यूटर तैयार करना था, हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? 4। जब 4 कंपोनेंट्स मिलेगा तब जाके हमारा क्या तैयार होगा? कंप्यूटर तैयार। इतना क्लियर सबको ना? हमने चार कंपोनेंट्स मिला, हमारा कंप्यूटर बन के तैयार है। जब चलाने लगे कितना कंपोनेंट चाहिए होगा? 3। कितना कंपोनेंट चाहिए? 3। पहला तो हमको चाहिए यूजर। पहला क्या चाहिए? यूजर। फिर दूसरा क्या चाहिए? हार्डवेयर। दूसरा क्या चाहिए? हार्डवेयर। और हार्डवेयर के बाद से क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारे पास ये 3 कंपोनेंट जब होगा तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा? चलना स्टार्ट करेगा। और जब ये 3 कंपोनेंट्स मिल गया तो चलाने के लिए इसका प्रोसेस हमने बताया था, पहले क्या होता है? इनपुट। पहले क्या होता है? इनपुट। इनपुट बस फिर क्या होता है? प्रोसेस। इनपुट बस क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस बस क्या होता है? आउटपुट। तो लगभग अभी तक हम लोगों ने जाना क्या? इनपुट डिवाइस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट डिवाइस। और इस इनपुट डिवाइस को पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा किसके किसके बारे में? माउस। और माउस के बाद से कीबोर्ड। किसके किसके बारे में? माउस और कीबोर्ड। तो ये कंप्यूटर बनाना तो 4 कंपोनेंट्स लगे, हमारा कंप्यूटर बन के क्या है? तैयार। जब चलाने गए तो 3 कंपोनेंट्स होना चाहिए, यूजर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जब एक यूजर बैठा कंप्यूटर पे चलाने के लिए, तो कंप्यूटर जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, और जिसके ऊपर काम करते हैं वो क्या है? सॉफ्टवेयर। हाँ जी। हाँ, तीनों क्या है? कंप्यूटर चलाने के लिए जरूरी। दूसरी चीज कि जब हम कंप्यूटर को चलाने लगते इसका प्रोसेस हुआ इनपुट, प्रोसेस और आउट। कि पहले हमारे कंप्यूटर ने क्या लिया? इनपुट। और इनपुट लेने के बाद क्या किया? प्रोसेस। और उसके बाद से आउटपुट यानी कि एक रिजल्ट तैयार करता है। कितना क्लियर है ना? तो इसे हमने बताया था सबसे पहले इनपुट, कि जब हम अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो डेटा पहले क्या होता है? इनपुट होता है, कंप्यूटर के अंदर जाता है। आया समझे ना? और ये भी हमने बताया था जब ट्रांसफर होता है डाटा, तो जो जो लैंग्वेज हम देंगे तो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, सिर्फ एक किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। किस लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी। जो बाइनरी से मिलके हमारा केबी, एमबी, जीबी बनता है। कब अमेरिकन लैंग्वेज पढ़े हो तुम? अब वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर था, अमेरिकन लैंग्वेज को समझता है। मतलब अमेरिकन लैंग्वेज जो लिखा जाएगा वही समझेगा। मतलब समझ रहे हो ना? लिखावट को जो हम लिखेंगे वो अमेरिकन लैंग्वेज, वो भाषा है। और ये लैंग्वेज का जो हम कंप्यूटर में काम करेंगे ना, तो कंप्यूटर हमारे जिस भाषा को समझेगा वो बाइनरी होता है। वो सॉफ्टवेयर की बात नहीं ना है। जैसे उस समय क्या पढ़े हो तुम? एमएस वर्ड पढ़े हो। और एमएस वर्ड में जो हमको स्पेलिंग लिखना है, जो मीनिंग लिखना है, वो मीनिंग हम जो लिखेंगे ना, वो अमेरिकन लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर समझता है। आ रहा समझे ना? और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सा भाषा समझेगा? बाइनरी भाषा समझे। आ रहा समझे ना? तो कंप्यूटर का भाषा क्या होता है? बाइनरी। और वही बाइनरी से मिलके बनता है क्या? केबी, एमबी, जीबी, जो हम लोग यूज करते हैं, जो डेटा स्टोर करने के लिए लेते हैं, हाँ ये इतने एमबी का ये डेटा है, इतने जीबी का ये डेटा है। आ रहा समझे ना? ये कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, जो हमने आपको बताया था निकालने के लिए। कि कोई भी ऐसे नंबर ले लीजिए जो 2 से काटने के बाद से लास्ट में क्या बचेगा? जीरो या तो 1, यही बचेगा ना? तो वही हमारा क्या होगा? बाइनरी डिजिट होगा। और इसी बाइनरी डिजिट से एक दिन आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे भी मेमोरी यूनिट में। वही मेमोरी यूनिट बताएगा कि बाइनरी डिजिट यानी कि 0,1 से मिलकर बनता है बाइट, बाइट से मिलकर बनता है केबी यानी किलो बाइट, और केबी से मिलकर बनता है एमबी, एमबी से मिलकर बनता है जीबी, जीबी से मिलकर बनता है टीबी। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनपुट ही पढ़ा है ना। कि जो हम अपने कंप्यूटर में डेटा को जब निर्देश, कोई भी निर्देश देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। अपने कंप्यूटर को बताते हैं कैसे काम को करना है, वो हमारा क्या है? इनपुट। हमने बताने के लिए बता दिया कैसे काम करना है। अब हम लोग जानेंगे प्रोसेस कौन सा डिवाइस करता है और कैसे ये प्रोसेस करता है। क्लियर है ना? तो अभी तक हम लोगों ने बस यही जाना है कि अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे तो इनपुट कैसे देंगे।
अब हम लोग को क्या देना है, प्रोसेस। अब प्रोसेस के लिए देखिए सबसे पहले जब आएंगे ना, तो इस जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू जहां लिखा है वहां समझे किसका बात किया जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, कंप्यूटर को उसी का मस्तिष्क बोला जाता है। क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। अरे समझे ना, जैसे एक मनुष्य का दिमाग किसको कहा जाता है, ब्रेन को कहा जाता है ना, वैसे ही कंप्यूटर को सीपीयू का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन। अब जैसे हम आगे आएंगे ना, देखिए यहाँ पे दे रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कर इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है, कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, सीपीयू होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कोई भी काम करना होगा, चाहे कोई कैलकुलेशन करना हो, चाहे कोई डाटा प्रोसेस करना हो, चाहे कोई रिजल्ट तैयार करना हो, ये सारा काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। कौन करेगा, सीपीयू। और क्या कह रहा है, एक इकाई या घटक जो प्रक्रिया डेटा के लिए उपयोगी किया जाता है और इसे सार्थक जानकारी में परिवर्तित कर, या किसी भी इकाई को क्या करता है, एक सार्थक जानकारी में परिवर्तित कर सकता है, कि जिसको आसानी से कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, समझ सकता है। और आगे कह रहा है कंप्यूटर के सभी डाटा प्रोसेसिंग संचालन को नियंत्रित करें। आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे काम करेंगे ना, तो उसको नियंत्रित करने का यानी कंट्रोल करने का भी जो काम होता है ना, वो कौन करता है, सीपीयू करता है। अब इसमें कंट्रोल करने की बात कहाँ से आ गई, अब आप बताइए, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, हमको ओपन करना था एमएस पेंट, और कंप्यूटर जो कंट्रोल ना करे तो हम दूसरा कोई एप्लीकेशन ही ओपन कर सकते हैं। लिखे एमएस पेंट, इंटर कर दिए, पता चला एमएस पेंट ओपन करने बजाय वो एमएस वर्ड ओपन कर। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर ने कंट्रोल नहीं किया। ये सारा कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, सीपीयू करता है। और आगे कह रहा है इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। अब इसमें से कोई भी नाम लिया जाए, चाहे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाए, चाहे सीपीयू कहा जाए, चाहे प्रोसेसर कहा जाए, और चाहे फिर सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाए, ये किसका नाम है, सारा सीपीयू का। किसका नाम है, सारा सीपीयू। और हाँ, जब आगे आएंगे ना तो इसका पार्ट बताएगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। कितने पार्ट, 3। किसके, सीपीयू के। अब देखिए जिसने सबसे पहले दिया है एएलयू, पहले क्या दिया है, एएलयू। एएलयू के बाद जब आगे आए तो अगला क्या दिया है, सीयू। अगला क्या दिया है, सीयू। उसके नीचे मेमोरी यूनिट दिख रहा होगा, जिसको शॉर्ट में एमयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम। यानी कि सबसे पहले एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू का मतलब होगा कंट्रोल यूनिट, और एमयू का मतलब होगा मेमोरी यूनिट। जैसे इतना समझिए, अगर जो कोई फैमिली है ना, तो फैमिली का एक कोई मुखिया होता है। एक क्या होता है, कोई मुखिया होता है, और उस फैमिली के जितने भी लोग होंगे ना, उन सबका अलग अलग काम होता है। आ रहा है समझे ना, कि कोई क्या करेगा, यहाँ जाकर के कुछ काम करेगा, कोई दूसरे जगह जाके कोई काम करेगा। वैसे जो हमारा सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू एक मुख्य है, और उसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 3। जिसमें पहला एएलयू होगा, दूसरा सीयू होगा, और तीसरा क्या होगा, एमयू होगा। अब इन तीनों का काम अलग अलग होता है। सीपीयू तो एक ही है, लेकिन उसके पार्ट कितने हो गए, 3, और तीनों का काम अलग अलग है। क्या है अलग अलग, तो सबसे पहले देखिए दे रहा है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जिसके नाम से ही पता लग जाएगा, अर्थमेटिक यानी कि जो कोई कैलकुलेशन करता, क्या करता हो, कैलकुलेशन करता, वो हमारा क्या है, एएलयू। सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो डाटा को क्या करता हो, कंट्रोल करके रखता हो। डाटा को क्या करता हो, कंट्रोल करके रखता हो, वो हमारा क्या है, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। और अगला दिया क्या, मेमोरी यूनिट। मेमोरी आप लोग लगभग सुने होंगे ना, मेमोरी कार्ड, हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो एमयू का काम क्या होता है, कि आपके एएलयू के द्वारा और सीयू के द्वारा किए गए काम को स्टोर करके रखता है, ताकि हम भविष्य में इसको यूज कर सकें। तो ये सीपीयू क्या, इतना समझ आ रहा है ना, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। ये 3 पार्ट में होता है, एएलयू, सीयू और एमयू। क्लियर है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें इसमें किसके बारे में, जब आएंगे इसके बाद ना एएलयू, और उसके बाद फिर क्या होगा, सीयू। पहले दिया है सीयू, कंट्रोल यूनिट के बारे में।
तो कंट्रोल का मतलब तो पता ही होगा, तो पता चले ना कि हम अभी कंप्यूटर ओपन कर रहे हैं, हमको कोई वीडियो प्ले नहीं करना है, लेकिन कंप्यूटर अपने आप से वीडियो प्ले कर दे क्योंकि उसके पास कंट्रोल करने की कोई कैपेसिटी नहीं। ऐसा कर सकता है लेकिन ऐसा क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके पास कंट्रोल करने की कैपेसिटी है कि जो हम निर्देश देंगे उसी के बेस पे काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा वो कोई काम नहीं करेगा। और आगे दे रहा है यहाँ पे, ये डाटा और इंस्ट्रक्शन के ट्रांसफर को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, जिन्हें कि कंप्यूटर के दूसरे यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, अब फोन आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, फोन में क्या करते हैं, एक कंप्यूटर है या फिर एक फोन है और फिर दूसरे फोन से हम लोग क्या करते हैं, कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं। ऐसा होता है ना? क्या कभी ऐसा होता है क्या हम 2 फाइल सेलेक्ट किए 4 फाइल चला गया? ऐसा नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर है और प्रोसेसर के अंदर सीयू एंड कंट्रोल यूनिट है जो उसको कंट्रोल करके रखा है कि अगर जो बोला गया नहीं 2 काम करना तो बस 2 ही लेके जाना है, उससे ज्यादा लेकर के नहीं जाना। क्लियर सबको ना? अब कंट्रोल यूनिट का काम ये है, यहाँ पे पहला नजर आ रहा है क्या कि अगर जो हम एक कोई डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके डाटा को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा कि 10 अगर जो मार्क लगाया गया तो 10 ही लेके जाना है, उससे ज्यादा लेकर के नहीं जाना है या उससे कम लेकर के नहीं जाना है। कब कम करना है कि जब कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर है ना? या फिर ऐसा नहीं है कि इसमें एक कोई फोल्डर है और उसके अंदर हम बहुत सारा लगभग 50 फाइल रखे हुए हैं। कितना फाइल रखे हैं? 50। मार्क लगाए इसमें एक और भेजना सबको, ऐसा नहीं करना। इसी को कंट्रोल करेगा कौन? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अगला कह रहा है यहाँ पे, ये कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने के लिए किया जाता है। मैनेज और कोऑर्डिनेट, हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस लगाए ना, उस डिवाइस को जो डिवाइस होगा उसी के साथ वो कम्युनिकेट करेगा। जैसे सपोज करिए हम माउस लगाए अपने कंप्यूटर में, तो वो कंट्रोल करके बताए कि हाँ यही माउस है, ये दूसरा कोई डिवाइस नहीं लगा है। नहीं तो पता चले हम इनपुट डिवाइस लगाएं और आउटपुट डिवाइस उसको समझ करके और उसको सपोर्ट ही ना करे। उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। यानी कि जो आप यूनिट लगाएंगे उन सबको मैनेज करके रखेगा। कोऑर्डिनेट यानी कि मिला करके रखेगा कि हमारा इनपुट डिवाइस है तो इनपुट ही का ही काम करेगा, आउटपुट का काम नहीं करेगा। और आगे दे रहा है, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करता है, उन्हें इंटरेक्ट करता है और उन ऑपरेशन को कंप्यूटर तक डायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि आपको एक वीडियो या फिर कोई एक ऑडियो है, उसको अपने मेमोरी में क्या कर रखा है, सेव कर रखा। मेमोरी में क्या किए हैं? सेव करके रखे हैं। और वो हमारा कंप्यूटर अपने कंप्यूटर को उसको ऑपरेशन करने के लिए ना दें तो क्या अपने आप वो काम करेगा? अपने आप नहीं करने देगा। कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करके रखेगा कि जब निर्देश दिया जाएगा तभी ये काम करना, उससे पहले वो काम नहीं करना। वही कह रहा है कि जब अपने कंप्यूटर हम क्या करेंगे, इंटरेक्ट यानी उसको देंगे निर्देश और उस ऑपरेशन को करने के लिए कंप्यूटर जब बोलेंगे तब जाकर डायरेक्टली काम करेगा, उससे पहले अपने आप वो काम नहीं कर सकता। आगे दे रहा है, यह इनपुट वो आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को क्या करता है, कम्युनिकेट यानी कि दोनों के बीच में जो दोनों को जोड़ करके रखता है। अगर जो प्रोसेसर डिवाइस न रहे ना तो इनपुट डिवाइस अलग और आउटपुट डिवाइस अलग। इनपुट डिवाइस आखिर जुड़ते किससे हैं? प्रोसेसर डिवाइस से। और आउटपुट डिवाइस पे किससे जुड़ता है? प्रोसेसर डिवाइस। क्यों? सपोज करिए आपका ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो पहले अपने कंप्यूटर को ही देंगे ना, और जो मॉनिटर हम आउटपुट लेंगे फिर किससे लेंगे, कीबोर्ड से डायरेक्टली लेंगे। किससे लेंगे? सीपीयू से ही लेंगे ना। इतना क्लियर है ना? और फिर आगे जब जाएंगे, यहाँ पे कह रहा है क्या, डाटा ट्रांसफर के लिए और स्टोरेज से रिजल्ट के लिए, कि चाहे आपको कोई डाटा ट्रांसफर करना हो या फिर कोई रिजल्ट को आपको क्या करना हो, स्टोर करके रखना है, तो ये सारा काम करने के लिए कौन निर्धारित करेगा? सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। और आकर ये कोई भी चीज प्रोसेस नहीं करता और न ही कोई डाटा स्टोर करता। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, ये किसी डेटा को कभी स्टोर करता ही नहीं और ना ही किसी डाटा को प्रोसेस करता है। सिर्फ इसका एक ही काम होता है कि जो भी कंप्यूटर में काम करेंगे ना, सबको कंट्रोल करके रखेगा। सबको क्या करेगा? कंट्रोल करके रखेगा। जैसे अगर जो सपोज करिए अगर जो कोई एक कंपनी है ना
और उस कंपनी का कोई एक ऑनर ना रहे ना, तो जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे ना सब अपने आप से अपने मन से काम करेंगे, जो मन में आए वो काम करेंगे। लेकिन वही और ये कोई इसका मुखिया रहता है ना, तो उसको कंट्रोल करके रखता है कि तुमको ये काम करने से ज्यादा कोई काम नहीं करना, ये काम करो, ये काम नहीं करना। आ रहा समझे ना। वैसे सीयू हमारे कंप्यूटर के लिए होता है, वो जो डाटा के लिए इंस्ट्रक्शन देगा वही काम करना, उससे ज्यादा कोई काम नहीं करना। और ना ही कोई डेटा प्रोसेस करता है, ऐसा नहीं कि हम जो भी डाटा इनपुट किए उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने का भी इसका काम नहीं है। और ना ही कोई डाटा स्टोर करेगा, ऐसा नहीं कि हम एक मूवी ले लिया और मूवी को कंट्रोल यूनिट स्टोर कर लेगा, ऐसा नहीं। तो ये सीयू क्या है, क्लियर हो रहा है ना। यानी कंट्रोल यूनिट जो डाटा को क्या अपने हमारे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर वो क्या करे, कंट्रोल करे, वो क्या कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। और हाँ, कंट्रोल यूनिट के बाद से अगला हम लोग का आता है क्या, एएलयू। क्या आता है, एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या दिया है, अर्थमेटिक लॉजिक। देखिए इसका दो सेक्शन हो जाता है, जब आप जाएंगे आगे ना अभी, तो इसमें आ जाएगा एक अर्थमेटिक सेक्शन अलग हो जाएगा और लॉजिक सेक्शन अलग हो जाएगा। अर्थमेटिक फंक्शन देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा, जो सिर्फ कैलकुलेशन करेगा, आपको जोड़ना हो, गुणा करना हो, भाग देना हो, ये सारा कौन परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन का अलग पार्ट हो जाता है, ये सिर्फ डाटा को क्या करे, कहीं कंपेयर करना हो ना, तुलना करना हो दो डॉक्यूमेंट में, तो तुलना करके बताएगा हाँ दोनों डॉक्यूमेंट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर। अब देखिए ये पहले दे रहा है अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। और क्या, यह एक डिजिटल सर्किट है जिसका उपयोग अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। कि आपके कंप्यूटर में कोई भी अगर जो अंकगणितीय काम करना हो ना, वो कौन काम करेगा, एएलयू करेगा। कौन काम करेगा, एएलयू। और कह रहा है एएलयू को सीपीयू का कोर भी कहा जाता है। जैसे एक सिंपल समझिएगा, देखो आप लोग को इतना तो नॉलेज होगा ना, जब कोई कंप्यूटर खरीदने जाता है तो उसका कोर देखता है, i3 कोर है कि i5 है कि i7 है कि डुअल कोर है कि ओक्टा कोर। इतना आप लोग लगभग नॉलेज में होगा ना। जैसे फोन खरीदते हैं, कोई भी लैपटॉप खरीदते हैं, तो पहले उसका प्रोसेसर ही देखते हैं ना। अब प्रोसेसर का मतलब क्या समझिएगा, जैसे अगर जो हम ये कहें एक छत ऐसे डालना, हमको एक उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छत डालना है, लंबा सा छत है, और इसे मात्र हम दो ऐसे लगा दें, तो मजबूत रहेगा, ज्यादा मजबूत नहीं रहेगा ना। या फिर हम ले लिए कि हमको क्या करना है, यहां से ले करके और फिर यहां तक हमको क्या करना है, बहुत सारा ईंट रखा गया है और यहां से लेकर के यहाँ तक लेके जाना है, तो बहुत बहुत कम समय में लेकर के जाना है। तो जहाँ पे दो लोग रहे और जहाँ पे 8 लोग रहे, वहां पे जल्दी कौन लेके जाएगा, 2 लोग वाले कि 8 लोग वाले, 8 लोग वाले। तो वैसे ही सीपीयू का कोर होता है। कोर का मतलब क्या होता है कि जब सीपीयू हमारा प्रोसेस करता है ना, उसको अलग अलग कोर में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले डुअल कोर, डुअल कोर के बाद से ओक्टा कोर, ओक्टा कोर के बाद से i3, i3 के बाद से i7, i5, उसके बाद i7, और लेटेस्ट इसमें आया जो i9। प्रोसेसर क्या है, i9। अब देखिए सबसे पहले और हम लोग जाएंगे ना, तो अगर जो डुअल कोर है, कितना है, डुअल कोर, तो ये समझिए उसमें 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 2। ओक्टा कोर है, उसमें समझिए कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग। और अगर जो हमारा i3 है, क्या है, i3, तो ओक्टा कोर के 2 गुना लोग काम कर रहे हैं। किसके 2 गुना, ओक्टा कोर। और जो i5 है, i5 में i3 के 2 गुना लोग काम कर रहे हैं। और यदि i7 है, तो i7 में i5 के 2 गुना लोग काम कर रहे हैं। और यदि i9 है, तो i9 में क्या कर रहे हैं, 7 लोग के 2 गुना काम कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डेटा प्रोसेस कितने किसमें फास्ट होगा, i9। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं ऐसे कंप्यूटर पे गए ना, जो कितना भी हम कुछ कर ले रहे हैं, बिल्कुल वो स्लो ही चल रहा है। जो कंप्यूटर क्या हो रहा है, स्लो चल रहा है। उसमें हम ये समझेंगे कौन सा उसमें प्रोसेसर है, ओक्टा कोर या तो डुअल कोर या तो i3 या तो i5 या तो i3 तक है तो भी फास्ट चलेगा, आ रहा समझे ना। लेकिन ओक्टा कोर हुआ या फिर डुअल डुअल कोर हुआ, ये प्रोसेसर क्या होते हैं, कुछ स्लो काम करते हैं। अब अपने कंप्यूटर में प्रोसेसर कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा बता देना, समझ लीजिए। आप लोग दिस पीसी ओपन करते हैं ना, क्या ओपन करते हैं,
दिस पीसी, तो कुछ नहीं करना आपको, दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, जहां दिस पीसी होगा उस पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टीज का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, प्रॉपर्टीज। तो कहाँ पे आ जाएंगे हम, प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे ना, देखिए बता रहे कौन सा कोर है इसका, कोर i3 दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, दिख जाएगा कितना कोर दे रहा है इसका, i3 दे रहा है। रैम कितना जीबी लगा हुआ है, 4। क्लियर सबको ना। अब कैसे हमने ये लाया है, तो उसके लिए पहले हम दिस पीसी पे गए हैं, और दिस पीसी माउस का क्या किए, राइट किए, फिर कहाँ गए, प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज में आती है, आपको दिख लेगा आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ, आया समझे ना। और नीचे आपको रैम भी दिख जाएगा, इसके साथ साथ में कि आपके कंप्यूटर में कितना रैम लगा हुआ। जैसे फोन का चेक करना होता है तो आप लोग किस में जाते हैं, अबाउट फोन में जाते हैं ना। वैसे वो जो कंप्यूटर का जानो, चाहे कोई लैपटॉप चाहे कोई फोन हो, तो कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी क्या करेंगे, राइट क्लिक, और कहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर, हो जाएगा ना। ये कोर क्या समझ में आ रहा है ना, कि कोर का मतलब ये समझिएगा, जो कोई कंप्यूटर है, डुअल है तो उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, ओक्टा है तो 8 लोग, उसके आगे i3 है तो उससे 2 गुना, i5 है तो उसके 2 गुना, i7 है तो उसके 2 गुना, और i9 है तो उसके 2 गुना। क्या कोर का मतलब, देखो जैसे इसके अंदर कैपेसिटी दिया जाता है, क्षमता, प्रोसेस करने की क्षमता होती है। जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, सपोज करिए हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे कुछ ईंट रखा गया है, और इस ईंट को यहाँ पे लेकर के आना है, आया समझे ना। तो 2 ग्रुप बनाया गया, क्या बनाया गया, 2 ग्रुप, या फिर 2 प्रोसेसर समझ लीजिए। एक हमारा क्या है, डुअल कोर है, ये क्या है, डुअल कोर है, और अगला क्या है हमारा i3 है, अगला क्या है i3। तो डुअल कोर में 2 ही लोग काम करेंगे, मान लेते हैं कितने लोग काम करेंगे, 2 लोग। और i3 में ऐसे सिंपली बस हम समझ ले रहे हैं, 2 के बस 2 गुना कर देने कि 4 लोग इसमें काम करेंगे। कितने लोग काम करेंगे, 4 लोग। यहाँ से 10 ईंट है, और 10 ईंट को लेकर के आना इस वाली लोकेशन पे। अब आप बताइए ये डुअल कोर जल्दी लेके आएगा कि ये 4 लोग वाला, आया समझे ना। तो इसमें प्रोसेसर यानी कि जो कोर है ना, कोर में किया गया है तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। कैपेसिटी क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, कि अगर जो डुअल कोर है, वो हम 2 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना, तो 2 एप्लीकेशन आसानी से यूज कर सकता है। लेकिन जैसे तीसरा कोई काम देंगे, वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों स्लो होगा, कि 2 लोग के काम करने के लिए कैपेसिटी है, और जब तीसरा काम आ जाएगा तो पहले काम के जब पूरा करे तब तो दूसरा काम करेगा ना, तो तब डेटा क्या होगा, स्लो काम करेगा। अब इतना क्लियर हो रहा है ना। और वही अगर जो i3 है, i3 में प्रोसेस करने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है, तो 2 एप्लीकेशन नहीं 3 एप्लीकेशन देंगे तो भी आसानी से प्रोसेस करेगा, 4 एप्लीकेशन देंगे तो भी क्या करेगा, आसानी से प्रोसेस करेगा। नहीं तो एक काम समझिए, कभी आप लोग कंप्यूटर जब ओपन करते हैं ना, जब कई सा एप्लीकेशन ओपन रहता है ना, तो या तो वहां पे घूमने लगता है, क्या होता है वहीं पे, घूमने जैसा होने लगता है, सर्च करने लगता है, या फिर कभी कभी नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख देता है। क्या लिख देता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि प्रोसेसर अभी आपका काम नहीं कर सकता, आपको वेट करना होगा, आ रहा समझे ना। और जब यदि क्लोज करते हैं ना, तो बार बार देता है कि प्लीज वेट, कुछ टाइम के लिए वेट कर सकते हैं, आ रहा समझे ना। क्योंकि जितना प्रोसेसर की कैपेसिटी उतना ही डेटा प्रोसेस करेगा ना। इसीलिए जो ALU होता है, ALU को इस CPU का क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है, कि जितना अधिक कोर रहेगा उतना ये फास्ट काम करेगा। क्लियर सबको। कोर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि जैसे हम एक मेज ले लिए, और मेज में कहीं थोड़ा सा कोर निकला तो उसको हम कहेंगे ये कोर है, कौन आई है ये, ऐसा नहीं। क्लियर हो रहा है ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो ये बता रहा है अर्थमेटिक सेक्शन, जिसके 2 सब सेक्शन होते हैं। पहला क्या होगा, अर्थमेटिक सेक्शन, और दूसरा लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन क्या है, कह रहा इस सेक्शन, ये इस अर्थमेटिक सेक्शन का फंक्शन है कि ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करती है। सिर्फ अगर जो आपको कोई गुणा गुणा करना हो, जोड़ना हो, घटाना हो, भाग देना हो, ये सारा कौन परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक सेक्शन। और लॉजिक सेक्शन का काम क्या है,
इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो ये है कि सभी लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि कंपेयरिंग, दो डाटा को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, दो डाटा को क्या करना हो, कंपेयर करना हो, और आ कर सेलेक्टिंग, कहीं डाटा को क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, मैचिंग, दो डाटा को क्या करना हो, मैच कराना हो, कहीं ये सही है कि ये सही है, मैच कराना हो, या फिर कह रहा मर्जिंग ऑफ डाटा, कि दो डाटा को एक में मिलाकर एक नया कोई डाटा बनाना हो, ये सारा कौन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल फंक्शन। इतना क्लियर हो रहा है ना। अभी ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको दो बताया पार्ट, कौन कौन सा, ALU और CU। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि कंप्यूटर को हमने प्रोसेस डिवाइस हमने क्या बताया, कि जो हमारे कंप्यूटर में डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, आया समझे ना। या फिर कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो किससे कहा जाता है, CPU। और CPU के कितने पार्ट होते हैं, तीन। पहला क्या होता है, ALU, दूसरा क्या होता है, CU होता है, और फिर तीसरा क्या होता है, MU। तो जिसमें हमने आपको ALU बताया, ALU क्या करेगा, ALU के भी दो सेक्शन हो जाएंगे, एक अर्थमेटिक सेक्शन और दूसरा लॉजिक सेक्शन। इतना समझिएगा, जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं ना, तो जहां कहीं मल्टीप्लिकेशन, जहां भी कहीं कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पे कौन काम कर रहा है, अर्थमेटिक सेक्शन काम कर रहा है। और जहां पे कहीं ऐसा लॉजिक लगा है, कहीं डाटा को सेलेक्ट कर रहे हैं या दो डाटा को आपस में मैच करा रहे हैं, वहां पे कौन परफॉर्म करेगा, लॉजिक सेक्शन। और जहां पे हम कोई काम कर रहे हैं, जितना हमने इंस्ट्रक्शन दिया उतना ही हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है, तो वहां पे कौन परफॉर्म कर रहा है, कंट्रोल यूनिट, CU, यानी कि जो डाटा को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर सबको ना। अब इसके बाद से जब आगे जाएंगे ना, तो अगला हम लोग का आता है क्या, MU, यानी कि मेमोरी यूनिट। MU यानी कि क्या होता है, मेमोरी यूनिट। अब देखिए, जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो अगला हम लोग का क्या आएगा। अब इसका वही मशीन साइकिल दिया है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अपने कंप्यूटर पे काम करने जाएंगे, तो जो भी डाटा मिलेगा, इंस्ट्रक्शन, वो क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, कंट्रोल। ALU क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके फिर वो सेव करना था, हम किस में सेव कर सकते हैं, मेमोरी। फिर वो जो डेटा को कभी देखना हुआ तो कौन लेकर के आएगा, कंट्रोल यूनिट ही निकाल करके लेके आएगा। हमको बस यही डेटा चाहिए, दूसरा कोई डेटा नहीं चाहिए। और जब इसके आगे जाएंगे ना, अगला हम लोग कहा जाता है क्या, MU, यानी कि मेमोरी या तो स्टोरेज यूनिट। क्या आएगा, मेमोरी यानी कि स्टोरेज। तो क्या यह प्रोसेसिंग की जरूरत हुए सभी डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंपली आप लोग के एक उदाहरण देना समझिएगा। हम लोग फोन निकाले या फिर अपने कंप्यूटर से वेब कैम लिए, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कैमरा क्या कर रहा है, इनपुट लेने का काम कर रहा है। कैमरा क्या लेने का काम कर रहा है, इनपुट लेने का। और कंप्यूटर हमारा कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कि वीडियो का फाइल है तो आपको वीडियो में रखना है, किसी और फाइल में नहीं करना। आ रहा समझे ना। और जब उसको रिकॉर्डिंग करना है, तो रिकॉर्डिंग को स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं लोकेशन चाहिए ना, तो वो कौन स्टोर करके रखेगा, मेमोरी यूनिट। कौन स्टोर करेगा, मेमोरी यूनिट। और आ क्या रहा है, यह सभी इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को स्टोर करते हैं, कि जितना भी डेटा आपका कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस होके, उसको आप सेव करके रखना चाहते थे, यहाँ से सेव करके रख सकते। और आ क्या रहा है, यह फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग को स्टोर करी हुई होती है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा ना, वही स्टोर करेगा। अब ऐसा नहीं कि डाटा प्रोसेस तो उसको स्टोर कर लेगा। आ रहा समझे ना। सिर्फ एक किसको स्टोर करेगा, फाइनल रिजल्ट को स्टोर करेगा। और क्या करा, जब इन्हें आउटपुट डिवाइस में रिलीज तब भी नहीं किया होता, जब आउटपुट डिवाइस यानी कि तब ये दिखाई देगा, कि जब आउटपुट डिवाइस में लेकर के जाएंगे तभी दिखाई देगा, उसके पहले रिलीज नहीं हो। अब कितना हो कि हम अपने मेमोरी यूनिट में क्या कर लिए, सेव करके रख लिए, मेमोरी में सेव है। और जब तक हम आउटपुट डिवाइस के माध्यम से देखेंगे नहीं, तब तक ये दिखाई देगा, तब तक ये रिलीज नहीं हो। और क्या करें, सभी इनपुट और आउटपुट्स को मेन मेमोरी के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। चाहे कोई भी डाटा आप इनपुट दीजिए और चाहे आप कोई भी डाटा आउटपुट निकालिए, ये किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, मेन मेमोरी के द्वारा। किसके द्वारा, मेन मेमोरी। और कंप्यूटर सिस्टम का सबसे मेन मेमोरी होता है रैम।
मेन मेमोरी क्या होता है? रैम। क्योंकि लगभग आप लोग को पता होगा, और जब भी कह दिया जाए ना जाइए एक फोन खरीद के लाइए, तो सबसे पहले जाएंगे तो पूछेंगे इसमें रैम रोम कितना है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? पहले रैम पूछेंगे कि 4 GB है ना, 6 GB है ना, 8 GB है ना। कि जितना अधिक रैम रहेगा उतना ही फास्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो तो प्रोसेसर की है, प्रोसेस तो कर लेगा। तो उसको रोकने के लिए भी कुछ कैपेसिटी वाला मेमोरी चाहिए ना। वो कौन काम करेगा? रैम काम करेगा। रैम का बिल्कुल सिंपल एक उदाहरण समझिएगा। समझिए जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, रोड पे, तो लेके जाने का काम कौन करता है? रोड करता है ना। वही काम रैम करता है कंप्यूटर के लिए। वही काम कौन करता है? रैम। कि अगर जो हमको अपने कंप्यूटर में कोई काम करना है ना, तो रैम अपने ऊपर लेकर के काम करता है। कहाँ लेता है? अपने ऊपर। कोई भी डाटा प्रोसेस करेंगे ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि रैम क्या होता है, और ये आगे हम पढ़ेंगे रोम क्या होता है। आ रहा समझे ना? अभी मेमोरी यूनिट के भी दो पार्ट होते हैं। मेमोरी यूनिट के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। पहला क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या, जो प्रोसेसर के साथ काम करता है। किसके साथ? प्रोसेसर के साथ। जैसे जो कुछ हम कंप्यूटर या कुछ खरीदते हैं ना, उसमें पहले से ही कुछ मेमोरी लगा हुआ होता है। हमारा क्या है? प्राइमरी मेमोरी। और जो जरूरत पड़ने पर हम बाहर से कनेक्ट करते हैं ना, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब प्रोसेसर को मेमोरी की क्या आवश्यकता पड़ेगी? जैसे सपोज करिए कि एक हमारा ये प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर को हमने डाटा प्रोसेस करने के लिए कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, यानी कि सीयू के माध्यम से हमने निर्देश दिया कि इसके पास जो है, हमको क्या करना है? 10 ऐसा फाइल है जिसको स्कैन करना है। 10 ऐसा फाइल है जिसको क्या करना है? स्कैन करना है। या फिर आप लोग देखे होंगे जब प्रिंटर होता है ना, तो एक साथ हमको 100 कॉपी प्रिंट करना है। लेकिन कंप्यूटर से बस एक ही बार हम प्रिंट बटन दबा के क्लिक करके छोड़ देते हैं ना, वो अपने आप प्रिंट करता रहता है। क्यों? क्योंकि रैम के पास जब, इसके पास जब जाएगा ना, तो रैम में अपने डेटा को स्टोर कर लेता है। अपने डेटा को रैम में क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा। स्टोर करने वास्ते इसका काम छोड़ देगा सीयू का, कि अब आपने हमको दे दिया, अब आपका काम खत्म। अब हम धीरे धीरे एक एक क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे एक एक काम खत्म होता जाएगा, हम एक एक प्रोसेसर के पास भेजते जाएंगे। फिर एक एक डाटा क्या करेगा? ये प्रोसेस करके बाहर निकालते हुए चला जाए। आया समझ में ना? तो ये आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है। और इसे हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। तो अभी हमने आपको जो बताया, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके दो पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू, जो जिसके बारे में बताया। एएलयू और किसके बारे में? सीयू। और इसके बाद हमने आपको बताया भी कि एमयू क्या है। लेकिन इसके दो पार्ट जो है, यानी कि कौन कौन सा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये हम लोग जानेंगे अगली क्लास में। क्लियर सबको? तो आज आप लोग उतना पढ़ के समझ के आइएगा। हाँ, नोट्स में दिया होगा। नोट्स में पिक्चर के पीछे मत जाइए, जहां इमेज दिया होगा वहीं से स्टार्ट होगा। आ रहा समझ में ना? मेमोरी हेडिंग दिया होगा और इसी के नीचे ये सारा दिया होगा। एक बार बुक्स में देख लीजिएगा।